नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। 3 और 4 नवंबर को उत्तराखंड का विधानसभा का विशेष सत्र राज्यपाल गुरमीत सिंह ने तारीखों का ऐलान कर दिया। ये बड़ी जानकारी है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने तारीखों का ऐलान किया है। सत्र विधानसभा भवन देहरादून में ही संपन्न होगा। राज्यपाल ने भी विशेष सत्र के आयोजन की औपचारिक घोषणा कर दी है। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, जहां पर सत्र विधानसभा भवन देहरादून में संपन्न होगा। विशेष सत्र का आयोजन हो रहा है। राज्यपाल ने विशेष सत्र का आयोजन किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। योगेश, 3 और 4 नवंबर को उत्तराखंड का विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होने जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए विधानसभा को लेकर के जिस तरह से विशेष सत्र बुलाने की बात की गई थी और अब जो है उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र पास करने के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इसको लेकर के तारीखों का ऐलान किया है। 3 और 4 नवंबर को जो उत्तराखंड का विधानसभा का विशेष सत्र है वो आयोजित किया जाएगा और यह देहरादून में संपन्न होगा। इसकी कार्रवाई को लेकर के जो समय रखा गया है वह 11 बजे है। 11 बजे जो सदन की कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। राज्यपाल ने विशेष सत्र के आयोजन को लेकर के जिस तरह से औपचारिक घोषणा होनी थी वह कर दी है। और देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से अभी गैरसैंण में सत्र हुआ था वहां पर कई मुद्दों पर बातचीत होनी थी वह नहीं हो पाई, वहां पर चर्चा होनी थी वह नहीं हो पाई थी। उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि जो उत्तराखंड की 25वीं और जो वर्षगांठ है उसको लेकर के जब वहां पर कार्यक्रम होना है तो उसी दौरान विशेष सत्र भी बुलाया जाए। तो उससे पहले विशेष सत्र बुलाने की जिस तरह से बात की जा रही थी उसी के चलते तारीखों का ऐलान जो है वो कर दिया गया है और अब 3 और 4 को विशेष सत्र आयोजित होगा। उसमें जो है तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, और इसकी औपचारिक घोषणा भी हो चुकी है। तो आखिरकार क्या विपक्ष और पक्ष दोनों तैयार हैं? देखिए बिल्कुल विपक्ष की बात हो या पक्ष की बात हो दोनों ही अब अपनी तैयारियां पूरी कर लेंगे क्योंकि उन्हें किस तरह के सवाल वहां पर रखने हैं, किस तरह से के मुद्दों पर चर्चा करनी है, तमाम जो बातें हैं ये पूरी तरीके से उनकी ओर से तैयार की जाएंगी। अब देखना है कि कितने सवाल विधायकों की ओर से इस विशेष सत्र में लगाए जाते हैं, किस तरह के मुद्दों पर चर्चा की जाती है क्योंकि आपदा को लेकर वहां चर्चा वो करना चाहते थे, विपक्ष जो है कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा करना चाहता था। तो देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह के मामलों को लेकर चर्चा होती है क्योंकि 25 साल उत्तराखंड पूरे कर रहा है और ऐसे में उस 25 साल के बीतने के बाद किस तरह की व्यवस्था को लेकर के नए नए मुद्दों पर जो है दोनों ही ओर से जो है चर्चा की जाती है। तो देखना होगा कि विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा तो उस दौरान सदन में किस तरह के मुद्दे जो है कर उन पर जो है चर्चा की जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा। खबर में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा में मछवाड़ा गांव के आपदा प्रभावित निवासियों से मुलाकात की है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस स्थान पर हम खड़े हैं, जब मझारा और साथ ही साथ कारली गांव का ये क्षेत्र आता है, यहाँ बादल फटने, भारी भूस्खलन व बारिश के कारण बड़ी जनहानि हुई है। इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्या हैं और ये पूरी तरह से समस्याओं से घिरा हुआ गाँव है। हमारा प्रयास रहा है कि हम मौके पर पहुंचे और ऐसे समय में राहत कार्य करना, पुनर्निर्माण करना, ये हमारी प्राथमिकता है। सीएम धामी ने कहा कि सभी अधिकारियों को इस सिलसिले में निर्देश भी किया गया है और इस क्षेत्र में पीड़ित लोगों से भी हम मुलाकात कर रहे हैं और सभी को हमने आश्वासन दिया है कि हम प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हर आपदा पीड़ित की सहायता करेंगे, जिससे उनका पुनर्वास हो सके और उनके जीवन में पूरी तरह से सुधार आ सके। जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं ये मजेड़ा और कालीगाड़ का क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में पलेट समेत अनेक स्थानों पर बादल से और पिछली बादल जो नदी है उससे और आसपास जो बादल फटे हैं और भारी लैंडस्लाइड और बारिश के कारण से यहाँ बहुत तबाही हुई है इस क्षेत्र में और बड़ी जनहानि हुई है। मलबा आ गया है, घरों को नुकसान हो गया, हमारे यहाँ पुल चले गए, रोड चली गई और बड़ी जनहानि हुई यहाँ पर। यहाँ पर बहुत समस्याग्रस्त ये क्षेत्र है और क्षेत्रों में चूँकि लगातार हम लोगों का प्रयास रहा कि मौके पर पहुँचें। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं हमारे कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी, ये पहले भी यहाँ पर आए थे और मुझे भी बताया था क्योंकि ऐसे समय में सभी लोगों को राहत कार्य करना, पुनर्निर्माण करना
और जल्दी से जल्दी फिर से जो व्यवस्थाएं हों और आगे के लिए अच्छी तैयारी करना ये हमारी प्राथमिकता है। और आज मैंने सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। सभी जो इस क्षेत्र के पीड़ित लोग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी से भेंट की है। सभी को हमने भरोसा दिया है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से सभी आपदा पीड़ितों को, आपदा प्रभावितों को हर संभव वो सहायता करेंगे, जिससे कि उनका फिर से पुनर्वास हो चुके, उनका जीवन फिर से पटरी पर आ जाए। देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने दीपावली पर्व पर आयोजित पूजा अर्चना में भी भाग लिया। कार्यक्रम में सांसद नरेश बंसल, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दीपावली के इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व प्रकाश, सद्भाव, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक है। मैं सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये दीपों का त्यौहार हम सब नई उमंग और नए उत्साह के साथ मनाते हैं। इस बार की दीपावली हमारी और भी बेहद खास है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहाँ नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी में भारी कटौती की गई है, जिसके कारण से पूरे देश के अंदर व्यापारियों में और खरीदार लोगों में जो ग्राहक हैं उनमें बहुत उत्साह है और रिकॉर्ड तोड़ बिक्री भी हुई है। और ये बचत उत्सव भी है, क्योंकि सभी दामों में भारी कमी हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो स्वदेशी का संकल्प है पूरे देश ने अपनाया है। और भारत के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जिस प्रकार से स्वदेशी के संकल्प को अपने जीवन में अपनाया है, वो वास्तव में भारत की जो ताकत है, भारत की जो क्षमता है कि अब भारत केवल एक बाजार के रूप में नहीं, बल्कि भारत अब एक वैश्विक शक्ति के रूप में पूरी दुनिया के सामने आ गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत जगत गुरु भारत ऐसा भारत जो समूची दुनिया को दिशा देगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था जहां चौथे स्थान पर पहुंच गई है। अभी प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के हमारे यहां आए थे, उन्होंने भी आशा व्यक्त करी है कि 2028 आते आते भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति तीसरे नंबर की बन जाएगा। मैं सभी का बहुत बधाई देता हूं, सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सभी प्रदेशवासियों से कि हम स्वदेशी के संकल्प को, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के उस संकल्प को और मजबूत करने के लिए अपने जीवन में उतारें और लोगों को प्रेरित करें। देखिए, दीपावली हमेशा हमारे लिए एक शुभ आगमन का रास्ता खोलती है और दीपावली के बाद हमारे एक त्योहारों की और शुभ कार्यों की, शुभ काम, उसकी एक लंबी कतार हमारे लिए सामने खड़ी है। तो मैं सबको शुभकामनाएं। देखिए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे राज्य की स्थापना हुई। लंबे समय तक उत्तराखंड की माताओं बहनों ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ की जनशक्ति ने बहुत बड़ा संघर्ष राज्य प्राप्ति के लिए किया। हमको आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में जब वो प्रधानमंत्री थे, नए राज्य का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को, और इस वर्ष हमारे 25 साल राज्य स्थापना के पूरे हो रहे हैं। इन 25 सालों में जहां अटल जी ने राज्य बनाया, वहीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको भली भांति संवारने का, इसको विकास की ओर ले जाने का, इसको नए नए विकास के कार्य यहाँ कराने हों, चाहे चार धाम ऑल वेदर रोडें हों, यहाँ भारतमाला, पर्वतमाला, अनेक प्रकार के, चाहे हमारे एम्स की स्थापना हो, हमारा हवाई अड्डा बनना हो, अनेक प्रकार की यात्राएं चलनी हो, रेलवे का विस्तार हो, रेल सेवाएं नई प्रारंभ करनी हो, हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड आगे बढ़ा है और इसकी स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं। तो इन सब की चर्चा, आखिर हमारे सामने किन किन चुनौतियों का हमने सामना किया है,
और इन चुनौतियों का सामना करते हुए हमने कौन से अनुभव प्राप्त किए। हमारे सभी जनप्रतिनिधि पक्ष विपक्ष हम लोग यहाँ पर विधानसभा के सत्र में अपनी अपनी बातें रखेंगे, अपने अपने अनुभव रखेंगे और ये एक हमारा मार्ग होगा कि हमें आगे चलकर उत्तराखंड देश का सबसे श्रेष्ठ राज्य बने, अग्रणी राज्य बने, उसका एक विजन डॉक्यूमेंट भी हमारी विधानसभा के माध्यम से आगे बढ़ेगा। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान को जन जन तक पहुंचाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि रायपुर विधानसभा में 12 अक्टूबर को आयोजित स्वदेशी अपनाओ आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें सीएम धामी ने वर्चुअली जोड़कर समर्थन किया। अब ऐसे में विधायक ने कहा कि जब जनता वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाएगी तो स्वदेशी उत्पादों की भी मांग बढ़ेगी। 12 तारीख को रायपुर विधानसभा का था, जिसमें वर्चुअल मुख्यमंत्री जी ने संबोधन किया। मैं पूरे रायपुर क्षेत्र की जनता का और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो बहुत बड़ी विशाल संख्या के साथ वो सम्मेलन हुआ। मूल उद्देश्य हमारा कि आत्मनिर्भर भारत, जब आत्मनिर्भर भारत होगा, जो प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, वो तभी होगा जब हम लोकल फॉर वोकल, हम अपने उत्पादनों को बढ़ावा देंगे। जब हम जनता, आम जन जो भी दुकान पे जाए, वो स्वदेशी को अपनाने के नारे के साथ उसकी मांग करेगा, तो मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। जो व्यापारी लोग हैं, जो मांग ज़्यादा होती है उसका व्यापार उसको लाके बेचते हैं। तो जब हम स्वदेशी की मांग करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा। मांग के अनुसार जब उत्पादन बढ़ता है तो निश्चित रूप से जो भी उत्पादन करने वाले वो लोग हैं, उनका रोजगार बढ़ता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। रक्षा उद्योग, विज्ञान, तकनीक समेत अन्य क्षेत्रों में भी भारत ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। बीजेपी ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने का अभियान किया है। हो रही है। देखिए, जब से 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और मोदी जी ने जो अभियान शुरू किया, ये कोई आज नई बात नहीं है। धीरे धीरे भारत आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है और हमने, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, हम लोगों ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। लेकिन जो हाल की घटनाएं हुई हैं, जब से ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ और जिस तरह से अमेरिका का रुख देखने में मिला है, पूरे विश्व के अंदर एक लड़ाई आर्थिकी को लेकर चल रही है, तो भारत को और तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए इसको एक आंदोलन के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और हम जगह जगह इसके अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जगह जगह इसके सम्मेलन कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को भी हमने इस काम में लगाया। बाकायदा एक पार्टी का बड़ा कार्यक्रम हमने इसको बनाया है ताकि पूरे देश के अंदर वोकल फॉर लोकल जो हमारा मंत्र है, उसको लेकर हम आगे बढ़ सके। आने वाले समय में पूरी दुनिया के अंदर वही सिरमौर होगा जो आत्मनिर्भर होगा और भारतवर्ष धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। वो हमारा अभियान बहुत तेजी से आगे चल रहा है और मैं इससे दीपावली पे मैंने उसका इम्पैक्ट देखा है। दिवाली के नजदीक आते ही बेहद खूबसूरत पक्षी उल्लू की जान पर आफत बनाई है। वन विभाग ने अलर्ट कर दिया है कि जंगलों में गश्त और भी ज्यादा बढ़ा दी जाए। देखिए एक खास रिपोर्ट। दीपावली में लोग भले ही लक्ष्मी जी की पूजा करते हों, लेकिन इन दिनों लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू पर शामत आई हुई है। जी हाँ, दिवाली के मौके पर तंत्र मंत्र के लिए उल्लू की मांग बेहद बढ़ जाती है।
यही वजह है कि इन दिनों जंगल से जुड़े इलाकों और संरक्षित क्षेत्रों में उल्लू की तस्करी उफान पर होती है। दिवाली के त्योहार को लेकर चारों ओर धूम मची है। लोग अपने अपने तरीके से लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड का वन महकमा इन दिनों दिवाली को लेकर ही खास तैयारी में जुटा हुआ है। दरअसल लक्ष्मी जी की पूजा करने वाले कुछ भक्त इन दिनों उनके वाहन उल्लू की जान के दुश्मन बन जाते हैं। तंत्र मंत्र में दिवाली के दौरान चौकड़ी पूजा, यंत्र पूजा, तंत्र पूजा आदि में उल्लू का बेहद उपयोग किया जाता है। इस दौरान उल्लू लाखों रुपयों में मिलते हैं। उल्लू कोई साधारण पक्षी नहीं है, वह माँ लक्ष्मी का वाहन है। दीपावली का पावन त्योहार है। कुछ लोग तंत्र मंत्र करने वाले उनकी हत्या कर देते हैं, उनकी बलि चढ़ा देते हैं। आज वन विभाग इन पक्षियों को बचाने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग इन पक्षियों को मारकर और बलि चढ़ाते हैं। देवी कभी नहीं चाहती कि पक्षी की बलि देकर, जो उनका प्रिय वाहन है, उसकी बलि देकर के माता को प्रसन्न किया जाए। उन्हीं के वाहन को मार रहे हैं और उन्हीं को प्रसन्न कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देवी कभी किसी की जान लेकर के प्रसन्न नहीं होती। अगर माता जी को मनाना है तो श्रद्धा भाव से मनाएं, न कि बलि देकर, एक पक्षी की बलि देकर। दिवाली के दौरान कुछ लोग तंत्र मंत्र में उल्लू के उपयोग का बड़ा महत्व मानते हैं, लिहाजा इन दिनों उल्लू की मांग बेहद बढ़ जाती है। वन्य जीव तस्कर के निशाने पर वन्य संरक्षित क्षेत्र रहते हैं, जिस वजह से पहले कुछ समय में इन जंगलों में उल्लू की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई है। वन विभाग भी इस कड़वे सच को जानता है, लिहाजा अब विभाग ने उल्लू पर शिकारियों का बढ़ता खतरा देखते हुए अलर्ट जारी कर जंगलों में गश्त बढ़ा दी है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति शिकार की गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत सलाखों के पीछे जा सकता है। देखिए, दिवाली का समय है, उच्च स्तर से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि किसी भी स्टाफ की छुट्टी स्वीकृत नहीं करी जाएगी। सभी स्टाफ जो है अपनी चौकियों पर या रेंज में कार्यालय में रहेंगे 24/7। और इस टाइम पे हमने रात्रि गश्त बढ़ा दी है। खासकर जो हमारे जो वन क्षेत्र हैं वहाँ पे इस तरीके की गश्त को ज़्यादा बढ़ाया गया है और ये पूरी प्रबल संभावनाएं रहती हैं इस टाइम उल्लू और कछुओं के शिकार की, क्योंकि इसका तंत्र मंत्र में जो मिसकंसेप्शन है या मिथ चलता है उसके कारण जो है लोग इनका पकड़ते हैं। तो इसको सतर्कता बरतते हुए हमने जो है गश्त बढ़ा दी है पूरे क्षेत्र में। दीपावली हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाने वाला पर्व है, लिहाजा सभी को ये समझने की जरूरत है कि इस तरह के परपंच में पड़कर मां लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि उल्टा जीव हत्या का पाप अपने सर पर लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि कुछ मुख्यमंत्री यहां पर इस तरीके से विकास कार्यों पर खास जोर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास के लिए दिन रात लगातार कार्य हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में उत्तराखंड आज देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है और प्रदेश की छवि पूरे देश में सुदृढ़ हुई है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। मुझे लगता है प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी रात दिन प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं और उनके कार्यकाल में जिस तरह से देश के अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड राज्य शामिल हुआ है, उससे प्रदेश की छवि तो बहुत अच्छी पूरे देश के अंदर एक बनी है। साथ ही जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता लगातार देश के अंदर बढ़ रही है, मुझे लगता है उससे कुछ विघ्न संतोषी लोग कहीं ना कहीं परेशानी में हैं और वो
लगातार सरकार की छवि को खराब करने के लिए, मुख्यमंत्री जी की छवि को खराब करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और लेकिन ये मालूम है, उत्तराखंड की जनता जानती है कि किस प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, किस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के विकास के लिए काम किया जा रहा है, हर वर्ग के लिए काम किया जा रहा है। उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है और उनके इन षड्यंत्रों में और उनके इस दुष्प्रचार के अभियान में उत्तराखंड की जनता शामिल होने वाली नहीं है। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास समेत पूरे देश प्रदेश में दिवाली पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर शिक्षिका दीपा पांडे ने बताया है कि जहां आज के समय में रेडीमेड एपण आए हैं और अधिकांश घरों में समय के अभाव को देखते हुए झंझट से बचने के लिए मंदिर घरों में रेडीमेड स्टिकर्स जो मंदिरों में भी दहलीज पर लगाए जाते हैं, वो अभी भी कुछ महिलाओं की ओर से पुरानी परंपरा को जीवंत रखने हुए बनाए जा रहे हैं। कुछ शुभ कार्य में गेरू मिट्टी का लेप कर, चावल को पीस कर, विश्वार बनाकर मंदिर देहली लिपाई कर अति सुंदर एपण यहाँ पर बनाया जाता है। इस दीपावली अवसर पर भी पुरानी परंपरा को जीवंत रखकर महिलाओं ने गेरू मिट्टी और चावल को पीस कर अति सुंदर विश्वार बनाकर मंदिर आदि को लिखा। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे जो एपण है गेरू और विश्वार से कैसे बनाए जाते हैं। पहले हम गेरू लगाते हैं, जो ये आप देख सकते हैं, ये लाल मिट्टी होती है और इसको लगाया जाता है। उसके बाद ये विश्वार चावल को भिगाया जाता है, फिर उसको सिलबट्टे में महीन करके पीसा जाता है, तो उससे हमारे ये एपण बनाए जाते हैं। आज जहाँ बाजार में एक तरह तरह के प्लास्टिक के स्टिकर और पौध आपको देखने को मिल रहे हैं, वहीं हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ आज भी माताएं इस लाल मिट्टी पर चावल से तरह तरह की आकृतियाँ बनाती हैं और लक्ष्मी के पूजन की तैयारी करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने पूरे घर में गेरू और विश्वार से लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी की है। तो हम इससे यही संदेश देना चाहेंगे कि हम जहाँ एक और अपनी प्रकृति को, पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे, दूसरी ओर अपने बच्चों को इस धरोहर को, इस संस्कृति को हस्तांतरित करेंगे। यही हम सबसे उम्मीद करते हैं। और आइए सभी को दीपावली की ढेर सारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।